रूल ऑफ लॉ पे। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ को स्टार्ट करते हैं। जो रूल ऑफ लॉ है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, क्या मतलब प्रिंसिपल कहाँ की है ये, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का। एक मिनट। जो रूल ऑफ लॉ है वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों में इंश्राइंड है। ओके, रूल ऑफ लॉ के ओरिजिनेटर कौन है? सर एडवर्ड कोक। बट इसके डेवलपर कौन है? कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने डेवलप किया रूल ऑफ लॉ को? तो रूल ऑफ लॉ के डेवलपर हैं ए.वी. डाइसी। इन्होंने सबसे पहले अपने द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में सबसे पहले इस डॉक्ट्राइन को यूज़ किया गया। रूल ऑफ लॉ जो है इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका क्या है? सुपरमेसी ऑफ लॉ। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ और थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका क्या मतलब है? पहला जो फर्स्ट है सुपरमेसी ऑफ लॉ, इसका ये मतलब है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है, कि मतलब जो भी डिसीज़न जो भी है वो लॉ का ही फॉलो होगा, वही बाइंडिंग होगा, ना कि जैसे किसी को पनिशमेंट दिया जा रहा है तो अगर उस पर्सन को 7 ईयर्स का पनिशमेंट दिया जा रहा है लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस पर्सन का है कि नहीं मुझे आप 1 ईयर का पनिशमेंट दे दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर एक पर्सन को पनिशमेंट दिया जा रहा है 7 ईयर्स का लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लॉ ही सुप्रीम है और उसे 7 ईयर्स के ही पनिशमेंट मिलेंगे, ना कि उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर के। ठीक है, तो यहाँ जो भी होगा एवरीथिंग इज गवर्न अकॉर्डिंग टू लॉ, इसलिए इसे कहते हैं सुपरमेसी ऑफ लॉ। ओके, सेकेंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है कि इन आइज ऑफ लॉ एवरी पर्सन इज इक्वल, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का, एवरी पर्सन जो भी लोग हैं, जो चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, चाइल्ड हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी पर्सन हो, वो लॉ की आइज़ में मतलब सारे लोग इक्वल हैं। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को आप बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे दोगे और किसी को मतलब कोई वो राइट ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी पर्सन्स हैं वो सब इक्वल हैं। और जो थर्ड प्रिंसिपल है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके राइट्स को रिकॉग्नाइज करेगी और जो कोर्ट्स है उन राइट्स को इन्फोर्स कराने में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन जो ए.वी. डाइसी का प्रिंसिपल थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ओनली मतलब प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2, बस यही दोनों एप्लीकेबल है इंडिया। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है सुपरमेसी ऑफ लॉ, तो उसको देखते हुए एक वो हैं प्रोफेसर, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू वर्डे द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रैदर देन द लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी काम करे, ये नहीं कि जो लॉ है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करे। तो इसमें उन्होंने बताया है कि मतलब क्या कहते हैं वो, कि जो लॉ है वो सुप्रीम है, ना कि गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मतलब रूल ऑफ लॉ में नेक्स्ट है हेडिंग रूल ऑफ लॉ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रूल ऑफ लॉ कैसा है? तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, और जो रूल ऑफ लॉ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एज अ बेसिक फीचर। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब कि मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही क्यों सुप्रीम है? तो फर्स्ट मतलब इसका हेडिंग ये है, फर्स्ट है Dicey's doctrine of rule of law has been accepted and embodied in the Constitution of India। जो डाइसी का डॉक्ट्राइन है रूल ऑफ लॉ, उसको एक्सेप्ट किया गया है और एम्बॉडिड किया गया है आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
In the preamble are initiated the ideas of justice, liberty and equality. अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी के आइडियाज़ को भी इनिशिएट किया गया है प्रियम्बल में. ओके, बी नंबर. दिस कॉन्सेप्ट्स आर इंश्राइंड इन द पार्ट 3 एज फंडामेंटल राइट एंड आर मेड इन्फोर्सिएबल. जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमारे पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं. और जो हमारा पार्ट 3 है वो इन्फोर्सिएबल भी है. ठीक है, सी नंबर पढ़ेंगे अब हम लोग. द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, are subordinate to and have to act in accordance with it. A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 19. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी यही कहा गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है. और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ये तीनों ही ऑर्गन जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब हमारे गवर्नमेंट जो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसके सबऑर्डिनेट हैं. ये मतलब किस केस में हेल्ड किया गया था? तो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. ऐसे अगर आप लोग देखो, एक मिनट, ऐसे देखो तो जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. तो लेजिस्लेचर का क्या काम है? टू मेक लॉ. इसका है इन्फोर्समेंट का काम करता है. और इसका क्या काम है कि हाँ मतलब चेक देखते रहना कि किसी के बीच में तो कुछ लड़ाई हुई नहीं, मतलब सारी चीज़ों को हैंडल करना कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं, या सेंटर और स्टेट के रिलेशन को मतलब जोड़ के रखना, बना के रखनी, ये जुडिशरी का काम है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डी नंबर. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू रीट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. इसका क्या मतलब है? जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 और जो हाई कोर्ट है अंडर आर्टिकल 226, ये रिट इशू कर सकता है. और रिट इशू किस लिए कर सकता है? इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर किसी भी पर्सन का, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, अगर उसका मतलब फंडामेंटल राइट ब्रीच, लाइक क्या बोलेंगे उसको, फंडामेंटल राइट उसका इन्फ्रिंज किया गया उसके फंडामेंटल राइट्स को, तो वो क्या कर सकता है कि वो डायरेक्टली या तो हाई कोर्ट जा सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. तो अगर वो हाई कोर्ट जाता है तो उसको 226 के अकॉर्डिंग जाना होगा, और सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसको जाना होगा 32 के अकॉर्डिंग. ठीक है, और जो मतलब ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये रीट के बारे में बताते हैं. तो रीट हमारा जो है ये कौन कौन से 5 टाइप्स के रीट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरी, प्रोहिबिशन, क्यूवेरेंटो. ठीक है, तो ये तो दूसरे टॉपिक है, कोई ना. ठीक है, ओके. ई नंबर है ऑल रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स एंड यूसेजेस आर लॉज with the meaning of the article 13 of the constitution. ओके, पहले आप इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हें आप अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी. If they are inconsistent or contrary to any provision of the constitution, they can be declared ultra vires by the Supreme Court and High Court. इसका क्या मतलब है? जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बाई लॉज हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो लाइक हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 है उसमें डिफ़ाइन होना चाहिए. और अगर ये इनकन्सिस्टेंट होते हैं आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग हमारे, या किसी भी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो वो जो भी प्रोविज़न होगा उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा अल्ट्रा वायर्स. और उसको कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या हाई कोर्ट कर सकता है. और अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या होता है?
कि बियॉन्ड दी पावर, इसका क्या मतलब है, जो उसमें नहीं दिया गया है, बियॉन्ड दी पावर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। द गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिशियल्स आर नॉट अबव द लॉ। इसका क्या मतलब है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब किसी भी कोई भी पर्सन है इंडिया का जो भी, वो डिप्राइव नहीं हो सकता है अपने लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लेके, बट एक ही केस में वो डिप्राइव किया जा सकता है। इसका एक्सेप्शन है, क्या है कि अगर कोई भी ऐसा रूल या लॉ अगर इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, तब उसको डिप्राइव किया जा सकता है, वो डिप्राइव हो सकता है। उसके बाद क्या दिया गया, जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक ऑफिशियल्स आर नॉट अबव द लॉ। जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के या जो भी हैं, वो कोई भी हमारे लॉ से अबव नहीं है। सबसे सुप्रीम, सबसे पावरफुल, सबसे कहते हैं ना सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ओके, ठीक है। तो इतना तो हम लोग समझ लिए हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ का रूल ऑफ लॉ किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ को मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस है, क्या है, ठीक है। अब इसके 2 केस लॉज पढ़ते हैं हमारे इंडिया के। पहला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें क्या हेल्ड किया गया था कि जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और सेकंड जो केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला का, इस केस को हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था, तो हुआ ये कि इमरजेंसी के टाइम में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, ठीक है। उनमें से किसी को भी नहीं बताया गया था कि आपके अरेस्ट के ग्राउंड क्या है। सभी लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हैबियस कॉर्पस का यूज़ करके कहा कि मतलब उनका डिटेंशन हुआ क्यों है, ठीक है। तो और जो इनका जो डिटेंशन है वो आर्टिकल 21 को वायलेट करती है अगर रूल ऑफ लॉ को देखा जाए तो। फिर ये केस मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ का स्पेसिफिक प्रोविज़न कहीं नहीं दिया गया है। जो आर्टिकल 21 है वही रूल ऑफ लॉ की भी बात करता है। तो इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 21 जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, तो रूल ऑफ लॉ भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपका डिटेंशन सही है, पर आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीज़न को गलत माना। और क्यों माना गलत, क्योंकि जब 4 जजेस की बेंच बैठी थी तो उन्होंने अपने अपने डिसीज़न दिए थे, ऑब्ज़र्व किया था कि क्या है क्या नहीं, मतलब रूल ऑफ लॉ और आर्टिकल 21 को लेकर। तो उस बेंच में थे जस्टिस रे, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भगवती और जस्टिस खन्ना। तो जो 3 जस्टिस थे, जस्टिस रे, चंद्रचूड़ और भगवती, उन्होंने मतलब इसके अपोजिट, इसके नेगेटिव में अपना वो दिया डिसीज़न। लेकिन जो जस्टिस खन्ना थे उन्होंने सबके मतलब डिसेंडिंग ओपिनियन दिया, सबके डिसेंड में वो अपना ओपिनियन दिया। तो जो वो तीनों थे जस्टिस, उन्होंने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही रूल ऑफ लॉ भी है। और मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मतलब कोई भी ऐसा मतलब रूल ऑफ लॉ ऐसा कुछ भी नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। और जो आर्टिकल 21 है वो भी रूल ऑफ लॉ के रिगार्डिंग ही है, लाइफ और लिबर्टी की ही बात करता है। तो क्यों मतलब रूल ऑफ लॉ को क्यों सेपरेट कर देना, ठीक है। लेकिन जस्टिस खन्ना ने क्या कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ इज़ एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और इट इज़ एक्सेप्टेड इन ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटी। जो ये रूल ऑफ लॉ है ये आर्बिट्रेरीनेस का एंटीथेसिस है और ये सारे सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। एंड इट हैज़
कम टू बी रिगार्डेड एज द मार्क ऑफ फ्री सोसाइटी। और मतलब ये कैसे रिगार्ड किया जाता है, क्या माना जाता है रूल ऑफ लॉ को, कि एक फ्री सोसाइटी की तरह देखा जाता है कि हाँ जो सोसाइटी फ्री है उसमें रूल ऑफ लॉ को लाइक ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आर्टिकल 21 जो है अगर एब्सेंस भी है, ठीक है, तो किसी भी स्टेट को पावर नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सके। जब तक उसको मतलब किसी अथॉरिटी से, किसी लॉ से पावर नहीं मिलती, वो कभी भी नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर इनके जो डिसीज़न को मतलब देखा गया और वो किया गया लाइक कि हाँ क्या है। तो फिर बाद में क्या डिसीज़न आया कि जो आर्टिकल 21 है डज नॉट कन्फर अ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब क्या कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ का, मतलब बेसिक तो पढ़ ही लिए, कहाँ से लिया, क्या लिया, फिर इसके 3 प्रिंसिपल हैं, तीनों को देखा, फिर इंडिया में क्या है, फिर उसके बाद से 2 केस लॉज हमने पढ़े, केशवानंद भारती और एडीएम जबलपुर। तो मतलब ओवरऑल यही डिसीजन आता है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है अपने इंडिया में, और जो रूल ऑफ लॉ है वो आर्टिकल 21 से अलग है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करना, और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मतलब आप मेरे को बता सकते हो इसमें क्या कमी है और क्या ऐड किया जा सकता है, और मतलब परफेक्ट और कैसे हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, बाय।